हेलो, मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे प्यारे से चैनल पे जिसका नाम है जेआर कॉलेज। तो जैसा कि आपको पता है कि ये जो चैनल है ये एक पार्ट है हमारे जेआर ट्यूटोरियल्स चैनल का, हमारे मेन चैनल का। सही है, जिसमें हम इस चैनल पे आप लोग को 11th और 12th स्टैंडर्ड के सारे लेक्चर वीडियोस दे रहे हैं साइंस एंड कॉमर्स के। सही है, जिसमें अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं आप लोग को पढ़ा रहा हूं बायोलॉजी एज अ सब्जेक्ट। सही है, और 11th बायोलॉजी में हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया था हमारा लेसन नंबर 5 जिसका नाम क्या है, सेल स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसका एक लेक्चर ऑलरेडी हमारे चैनल पे आ गया है, तो अगर आप लोग ने नहीं देखा होगा, इंट्रोडक्टरी लेक्चर था, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर था, पहले वो लेक्चर एक बार देख लेना, उसके बाद इस लेक्चर के ऊपर आना। सही है, आज इस लेक्चर में हम लोग क्या करने वाले हैं, देखो ये लेक्चर नंबर 2 है और आज हम लोग हमारे ये जो लेक्चर है ये डेडिकेटेड रहेगा सिर्फ और सिर्फ किसको, प्रोकैरियोटिक सेल्स को। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ आज हम लोग इस लेक्चर के अंदर प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में बहुत ही डिटेल में बात करेंगे, हर एक चीज जानेंगे उनके बारे में। ठीक है, उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, कौन कौन सी चीजें उनके सेल्स के बॉडी के अंदर प्रेजेंट होती है, कौन कौन से सेल्स होते हैं। ठीक है, ये सारी की चीजें, सेल का साइज कैसा होता है, शेप कैसा होता है, वो सारी चीजें आज हम लोग इस लेक्चर के अंदर जानने वाले हैं। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा लेक्चर डेडिकेटेड रहेगा हमारे प्रोकैरियोटिक सेल को। चलेगा, स्टार्ट करें। ठीक है, लेक्चर एंड तक देखना, आप लोग को बहुत सारी चीज, बहुत सारे डाउट्स होंगे आप लोग के आज यहाँ पे क्लियर होने वाले हैं। सही है, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपको एक छोटी सी बात बता दूं कि अगर आप लोग ने अभी तक हमारा जेआर ट्यूटोरियल्स का एप्लीकेशन नहीं डाउनलोड किया है तो जरूर से जाना प्ले स्टोर के ऊपर, इस एप्लीकेशन को डाउनलोड जरूर से कर लेना। ठीक है, आप लोगों को काफी सारी चीजें वहां पे मिलने वाली हैं, आप लोग को नोट्स मिलेंगे, क्वेश्चन पेपर मिलेंगे प्रैक्टिस करने के लिए जब एग्जाम चालू होने वाला होगा। सही है, तो जरूर से जाके उस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना, अपने फोन में रख लेना लॉग इन करके। सही है, अगर आप लोगों को कोई डाउट होता है, ठीक है, मुझसे बातें करनी, अगर आपको कोई मुझसे फीडबैक शेयर करना है या फिर अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका पसंद आता है और आपको मुझे अच्छी अच्छी बातें बतानी है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं और आप मेरे इंस्टाग्राम पे चले आ सकते हैं और मुझे मैसेज कर सकते हैं वहां पे। सही है, बहुत सारे बच्चे वहां पे अपना डाउट मुझसे क्लियर करवाते हैं, काफी सारे बच्चे मुझे वहां पे फॉलो करते हैं। ठीक है, सो आप वहां पे भी आ सकते हैं, वहां पे आप मुझसे जुड़ सकते हैं अपडेट होने के लिए। क्लियर है, चलेगा, तो स्टार्ट करते हैं आज का ये लेक्चर। देखो, लेक्चर स्टार्ट करते ही मैंने आप लोगों को बताया था, मैंने लास्ट वाले लेक्चर में कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स बना के बहुत ही ज्यादा खिचपिच मचा दिया था मैंने लास्ट वाले लेक्चर में, और मैंने आप लोग को कुछ चीजें समझाई थी। मैंने आपको बताया था कि दुनिया में जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, ठीक है, जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उन्हें हम लोग ने 5 अलग अलग किंगडम्स में डिवाइड किया हुआ है। सही है, ये क्लासिफिकेशन किसने दी थी, सर आर.एच. विटेकर ने। सही है, हम लोग ने स्टार्टिंग से पढ़ते हुए आ रहे हैं, अगर आप लोग मुझसे पहले से जुड़े हुए हो तो आप लोग को चीजें और बेहतर तरीके से समझ में आएंगी। सही है, जो बच्चा मेरे साथ पहले से जुड़ा हुआ है, फर्स्ट लेसन से जुड़ा हुआ है, उसे बहुत सारी चीजें मेरे साथ नई नई चीजें समझ में आती रहती हैं। सही है, और मैं बहुत सारी चीजें उनको बताता रहता हूं हर लेक्चर में। सही है, तो क्या करना है आप लोग को, अगर आपने कोई भी लेसन नहीं देखा है तो एक बार देख लेना जरूर से, आप लोग के बहुत सारे डाउट्स वहां पे क्लियर हो जाएंगे। सही है, तो मैंने आपको बताया था कि इस दुनिया में जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनको 5 किंगडम में डिवाइड किया गया है आर.एच. विटेकर के अकॉर्डिंग। ठीक है, आर.एच. विटेकर ने हमको वो डिवीजन दिया था। 5 किंगडम कौन कौन से थे, एक है आपका मोनेरा, फिर है प्रोटिस्टा, ठीक है, फिर है आपका फंजाई, फिर है आपका एनिमिलिया और फिर है आपका क्या, दैट इज प्लांटेई। ठीक है, मैं आप लोगों को बता देता हूं यहां पे लिख के, जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं इस दुनिया में, वो सारे के सारे ऑर्गेनिज्म बच्चों 5 अलग अलग किंगडम्स में डिवाइड कर दिए गए हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो किंगडम है दैट इज किंगडम मोनेरा, जो कि सबसे पहले फॉर्म हुआ होगा। सही है, तो जितने भी प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स हैं वो सारे के सारे मोनेरा से बिलोंग करते हैं बच्चों, जो सबसे पहली बार अर्थ पे बने होंगे, जैसे जो बैक्टीरियाज होते हैं छोटे छोटे। सही है, वो सारे के सारे किससे बिलोंग करते हैं, मोनेरा से बिलोंग करते हैं। फिर अगर मैं बात करूं, उसके बाद आया अपना प्रोटिस्टा। ठीक है, उसके बाद कौन आया अपना भाई, प्रोटिस्टा। ठीक है, प्रोटिस्टा के अंदर भी बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे प्रोटिस्टा के अंदर उन ऑर्गेनिजम्स को रखा गया है बच्चों जो यूनिसेल्युलर तो होते हैं लेकिन उनके पास यूकैरियोटिक सेल होता है। इस पूरे क्लासिफिकेशन में सिर्फ मोनेरा के पास ही प्रोकैरियोटिक सेल है बच्चों, ध्यान में रखना हमेशा ये बात कि मोनेरा के पास ही प्रोकैरियोटिक सेल है, बाकी सबके पास क्या है, यूकैरियोटिक सेल। सब में कौन कौन है, एक आपका प्रोटिस्टा आ गया, फिर आ गया आपका फंजाई, ठीक है, फिर आ गया आपका प्लांटेई, ठीक है, एंड द लास्ट इज एनिमेलिया। ये आपके लास्ट कौन से हैं, एनिमेलिया। तो दुनिया में जितने भी ऑर्गेनिज्म है, आप अपने आसपास जितने भी ऑर्गेनिज्म इमेजिन कर लो, वायरस को छोड़ के। ठीक है, वायरस एक अलग कंसेप्ट है, मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को बाद में वायरस क्या होता है, बट वायरस को छोड़ के, क्योंकि वायरस तो लिविंग भी नहीं है बच्चों, ना लिविंग है ना नॉन लिविंग है, उसका अलग ही केस है। ठीक है,
तो वायरस को छोड़ के दुनिया में जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनको हमने इस 5 ग्रुप में डिवाइड कर दिया, ठीक है, आर.एच. विटेकर के अकॉर्डिंग। ये 5 ग्रुप कौन कौन से मैंने अभी आप लोगों को बताया, ये हैं आपके मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। फिर मैंने आपको बताया था कि दुनिया में जितने भी ऑर्गेनिज्म है, इस पांचों के 5 ऑर्गेनिज्म सारे के सारे सेल से बने हुए हैं। सही है, मैंने आप लोगों को थ्योरी दी थी सेल थ्योरी की, श्वान थ्योरी। सही है, वो सारे के सारे किससे बने हुए हैं, सेल्स से बने हुए हैं। सही बात है, ठीक है। और सेल्स कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, मैंने आपको बताया था। एक सेल है प्रोकैरियोटिक सेल, एक सेल है यूकैरियोटिक सेल। सही है, प्रोकैरियोटिक सेल किसके पास है, प्रोकैरियोटिक सेल है बच्चों मोनेरा के पास। आपका जो प्रोकैरियोटिक सेल है वो किसके पास है, मोनेरा के पास है, ठीक है। बाकी बचे जितने भी फाइलम है, फाइलम नहीं, बाकी बचे जितने भी ग्रुप है, जितने भी किंगडम है, उन सबके पास क्या है, यूकैरियोटिक सेल। सही है, उन सबके पास क्या है, यूकैरियोटिक सेल। सही है, यूकैरियोटिक सेल थोड़ा एडवांस टाइप ऑफ सेल है, ठीक है, थोड़ा एडवांस फॉर्म ऑफ सेल है जिसके अंदर बहुत सारी चीजें प्रेजेंट होती हैं एज कंपेयर टू प्रोकैरियोट। प्रोकैरियोट के अंदर बहुत ही लिमिटेड चीजें हैं, बहुत चीजें इसके पास नहीं है, ठीक है, बिना काफी सारे सेल ऑर्गेनली के अपना काम चलाता है बेचारा। बट अगर मैं यूकैरियोटिक की बात करूं तो यूकैरियोटिक क्या है, एक बहुत अच्छा सेल है। अच्छा मतलब क्या, उसके पास बहुत सारे सेल ऑर्गेनली प्रेजेंट है, साथ ही साथ उसका साइज भी बहुत ज्यादा बड़ा होता है एज कंपेयर टू प्रोकैरियोटिक सेल। सही है, समझ में आई बात। तो जितने भी प्रोकैरियोट्स हैं, जितने भी प्रोकैरियोट्स हैं वो सब किससे बिलोंग करते हैं बच्चों, मोनेरा से बिलोंग करते हैं। ऑल्सो मोनेरा में जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो सारे के सारे यूनिसेलुलर हैं, वो सारे के सारे क्या हैं, यूनिसेलुलर। मतलब मोनेरा किंगडम में जितने भी प्लांट्स, जितने भी ऑर्गेनिजम्स है, प्लांट्स तो नहीं, जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो सारे के सारे क्या हैं, यूनिसेलुलर और प्रोकैरियोटिक, ठीक है, यूनिसेलुलर और प्रोकैरियोटिक। क्लियर है। वहीं अगर मैं प्रोटिस्टा की बात करूं सो प्रोटिस्टा इज ऑल्सो यूनिसेलुलर। प्रोटिस्टा में भी जितने भी मेंबर है वो सारे के सारे क्या है, यूनिसेलुलर है। बट प्रोटिस्टा के पास सेल कौन सा है, यूकैरियोटिक। सही है, समझ में ही बात। तो प्रोटिस्टा के पास यूनिसेलुलर तो है बट इनके सेल्स कौन से हैं, यूकैरियोटिक है। सही है, तो आज हम लोग यूकैरियोटिक की बात कर ही नहीं रहे, आज हम लोग सिर्फ और सिर्फ बात कर रहे हैं किसकी बच्चों, प्रोकैरियोट्स की। प्रोकैरियोट्स कैसे होते हैं, कैसा स्ट्रक्चर होता है, क्या होता है इनके अंदर, वो सब आज हम लोग इस लेक्चर में देखने वाले हैं। सही है, आ जाओ चलते हैं। सबसे पहले बात की है जो प्रोकैरियोटिक सेल। अब प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर बच्चों कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स आते हैं, ठीक है। सबसे पहले आप लोग को यह पता होना चाहिए, प्रोकैरियोट्स के अंदर आते हैं बच्चों बैक्टीरिया। इस दुनिया में जितने भी बैक्टीरिया हैं वो सारे के सारे प्रोकैरियोटिक हैं, ठीक है। मतलब प्रोकैरियोटिक सेल की बात हो रही है, मतलब किसकी बात हो रही है, मोनेरा की बात हो रही है इनडायरेक्टली, किंगडम मोनेरा की बात हो रही है। मोनेरा के अंदर कौन कौन से आते हैं ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बात करूं तो सबसे पहले आते हैं बच्चों दैट इज बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के बाद आते हैं बच्चों ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है। अब आप लोगों ने अगर मेरे साथ किंगडम प्लांटी वाला लेसन पढ़ा होगा तो उसमें भी सबसे पहली फाइलम थी अलगी की, याद है, थाइलोफाइटा, जिसको हम लोग अलगी भी कहते थे। फिर अलगी के अंदर भी और 3 अलग अलग अलगी थे, एक ग्रीन अलगी थे, एक ब्लू नहीं थे, एक ग्रीन थे, एक ब्राउन थे और एक रेड थे। सही है, तो आप लोग बोलोगे सर कि अलगी तो प्लांटी से बिलोंग करते हैं, तो ये कौन से अलगी है। एक्चुअल में ये अलगी इनको कहा जा रहा है, एक्चुअल में ये अलगी है नहीं, इनको अलगी कहा जा रहा है। क्यों, बिकॉज ऑफ द वेरी स्पेशल फीचर, इनके पास एक बहुत ही स्पेशल फीचर होता है बच्चों दैट इज फोटोसिंथेसिस करते हैं ये, ठीक है। ये कौन सा प्रोसेस करते हैं, दे परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। समझ में आ रही बात, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस करते हैं, दैट्स व्हाई इन्हें हम लोग क्या कहते हैं, दीज आर द अलगी। समझ में आ रही बात, ठीक है, ये क्या है, अलगी है। एक्चुअल में दुनिया का जितना भी फोटोसिंथेसिस है ना उसमें से 30 to 35% फोटोसिंथेसिस तो आपके ये ब्लू ग्रीन अलगी ही कर देते हैं। समझ में आ रही बात, ठीक है। दुनिया में जितने भी फोटोसिंथेसिस हो रहे हैं उन सब में 30 to 35% फोटोसिंथेसिस आपकी ब्लू ग्रीन एल्गी करते हैं जो कि मोनेरा से बिलोंग करते हैं। समझ रहे हो। और एक बहुत बड़ा हिस्सा है 50%, ऑलमोस्ट 50% फोटोसिंथेसिस आपके किंगडम प्लांटी के जितने भी अलगी और ब्रायोफाइटा है वो कर देते हैं। समझ रहे हो। तो 80-90% तो ये लोग कर दे रहे हैं। मतलब जो बड़े बड़े प्लांट्स है ना वो सिर्फ दिखावे के प्लांट्स है। समझ रहे हो, वो ज्यादा फोटोसिंथेसिस करते नहीं। मोस्ट ऑफ द मेजर जो फोटोसिंथेसिस है वो आपके यही वाले प्लांट्स कर देते हैं। समझ में आ रही बात, ठीक है। उसके बाद एक है आपके माइकोप्लाज्म, माइकोप्लाज्म भी इन्हीं से बिलोंग करते हैं, ठीक है। माइकोप्लाज्म भी इन्हीं से बिलोंग करते हैं जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं। सही है, इन्हें हम लोग पीपीएलओ भी कहते हैं, ठीक है। ये ऑर्गेनिजम्स को आप पीपीएलओ भी कह सकते हो। पीपीएलओ का मतलब क्या है, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, ठीक है। प्लूरो
निमोनिया, एक सेकेंड, निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, ठीक है। और लास्ट वाले लेक्चर में मैंने आपको बताया था ये माइकोप्लाज्म को ही कहा जाता है, और माइकोप्लाज्म दुनिया के सबसे स्मॉलेस्ट सेल है, ठीक है। दुनिया में सबसे स्मॉलेस्ट सेल किसके पास होता है? माइकोप्लाज्म के पास, दैट इज कितना? 0.3 माइक्रोमीटर का। क्लियर है, समझ में आ गई बात? तो इतने ही ऑर्गेनिजम्स हैं पूरी दुनिया में जिनके पास प्रोकैरियोटिक सेल हैं, ठीक है। इतने ही ऑर्गेनिजम्स है, कौन कौन से? एक आपके बैक्टीरिया, ठीक है, एक आपके ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है, और एक आपके माइकोप्लाज्म। क्लियर है? ब्लू ग्रीन एल्गी को एल्गी क्यों कहा जाता है मैंने आपको बताया, क्योंकि ये क्या परफॉर्म करते हैं? फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं। अब फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर रहे हैं, इसका मतलब इनके पास फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स भी प्रेजेंट होंगे। सही बात है, ठीक है। तो मैं आप लोगों को बताऊंगा स्ट्रक्चर में कि कौन कौन सी चीजें इनके पास होती है, कौन कौन से पिगमेंट्स इनके पास होते हैं। आ जाओ आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़े तो बहुत सारे अलग अलग शेप में आपको ये बैक्टीरिया देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। बहुत अलग अलग शेप में आपको देखने मिलते हैं, जैसे स्पेरिकल शेप, ठीक है। ऐसे स्पेरिकल शेप में भी आपको ये देखने मिलते हैं, स्पेरिकल शेप, ठीक है। इस शेप के जितने भी बैक्टीरिया हैं उनको कॉकस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कॉकस, ठीक है, कॉकस बैक्टीरिया। कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो ऐसे गोले गोले एक साथ मिल जाएंगे, बहुत सारे ऐसे राउंड 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 स्ट्रक्चर बना लेंगे, ठीक है। ऐसे बैक्टीरिया को हम लोग कहते हैं बच्चों स्ट्रेप्टोकोकस। स्ट्रेप्टोकोकस सुना होगा आप लोग ने एक बैक्टीरिया का नाम, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, जो निमोनिया कॉज करता है, सुना होगा ना ये बैक्टीरिया। तो वो उसका शेप कुछ ऐसा होता है, समझ रहे हो? तो स्पेरिकल सा शेप है, दैट्स वाई इसको क्या बोल रहे हैं हम लोग? कॉकस। और बहुत सारे कॉकस जब एक साथ मिल जाएंगे तो उसका नाम क्या दे देंगे हम लोग? स्ट्रेप्टोकोकस। क्लियर है, समझ में आई बात? ठीक है। उसके बाद कुछ ऐसे रॉड शेप दिखते हैं, ऐसे रॉड शेप बैक्टीरिया भी आते हैं, रॉड शेप, ठीक है। इन्हें हम लोग क्या कहते हैं? दीज आर द बैसिलस। ये कौन से बैक्टीरिया हैं? बैसिलस शेप के बैक्टीरिया हैं, ठीक है। सुना होगा ना आप लोगों ने काफी सारे हम लोग बीमारियों के नाम में बहुत सारे बीमारी की जो कॉज करने वाले बैक्टीरिया 10th लेसन में पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। उसमें बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया जो बीमारियां कॉज करते, ठीक है, जैसे बैसिलस थैरेग्निस टीबी कॉज करता है, सही है। उसके बाद कुछ ऐसे शेप के भी होते हैं, कुछ ऐसे कॉमा शेप के बैक्टीरिया भी अपने को देखने मिलते हैं, कुछ ऐसे, कैसे बनाए? ऐसे, ठीक है। कुछ ऐसे शेप के बैक्टीरिया भी हम लोग को देखने मिलते हैं, समझ रहे हो? ठीक है। फिर उसके बाद कुछ ऐसे जिगजैग शेप के बैक्टीरिया भी हम लोग को देखने मिलते हैं, बड़े अजीब अजीब प्रकार के बैक्टीरिया। दीज आर द कॉमा शेप बैक्टीरिया, ठीक है। दीज आर द स्पाइरल बैक्टीरिया, समझ रहे हो? तो बड़े सारे अलग अलग प्रकार के, अलग अलग टाइप्स के, अलग अलग शेप वाले स्ट्रक्चर हम लोग को बैक्टीरिया के अंदर देखने मिलते हैं। तो इतनी चीजें आप लोग जरूर से याद रखना। कौन कौन सी? पहले मैंने आपको बताया कॉकस, जो स्पेरिकल शेप के बैक्टीरिया हैं। और अगर आप बहुत सारे स्पेरिकल शेप के बैक्टीरिया को एक ऑर्डर में अरेंज कर दोगे तो वो क्या बन जाएंगे? आपके स्ट्रेप्टोकोकस। क्लियर है, समझ में आ रही बात? ठीक है। फिर उसके बाद रॉड शेप बैक्टीरिया है, जैसे बैसिलस थैरेग्नस करके एक बैक्टीरिया आता है, सही है, जिसमें हम लोग ने पढ़ा है। नेक्स्ट ईयर आप लोग को पढ़ने मिलेगा बैसिलस थैरेग्नस के बारे में बहुत सारे डिटेल में चीजें, सही है। उसके बाद एक कॉमा शेप के बैक्टीरियाज होते हैं, स्पाइरल शेप के बैक्टीरियाज होते हैं, ऐसे कई सारे अलग अलग शेप के बैक्टीरिया हम लोग को देखने के लिए, पढ़ने के लिए, सुनने के लिए मिलते हैं। समझ में आ रही बात? ठीक है। सो आ जाओ, एक बैक्टीरिया को उठाते हैं, चलो इस रॉड शेप वाले बैक्टीरिया को उठाते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर कौन कौन सी चीजें हैं। आ जाओ पढ़ते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में, सही है। यहां पे मैं एक रॉड शेप जैसा बैक्टीरिया बना रहा हूं, कुछ इस शेप का स्ट्रक्चर बना रहा हूं, सही है। ठीक है। अब जितनी चीजें मैंने आप लोगों को लेक्चर नंबर 1 में पढ़ाई थी उसके अकॉर्डिंग कौन कौन सी चीजें यहाँ पे प्रेजेंट होनी चाहिए, उसके अकॉर्डिंग हम लोग को ये पता है, इतनी चीजें पता है, मैंने आप लोग को इंट्रोडक्शन दिया था ना। तो सबसे पहली बात, इसके पास एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी। सो दिस इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। ये कौन सी मेम्ब्रेन है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनी किसकी हुई होती है बच्चों? फॉस्फोलिपिड की, ठीक है। किसकी बनी हुई होती है? हमेशा फॉस्फोलिपिड की, ठीक है। हमेशा एक बात याद रखना कि फॉस्फोलिपिड कभी भी सिंगल लेयर नहीं बनाती, ठीक है। फॉस्फोलिपिड हमेशा बाय लेयर होती है, हमेशा बाय लेयर होती है। इसका रीजन क्या है? इसका एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रीजन है। देखो फॉस्फोलिपिड की अगर मैं बात करूं तो फॉस्फोलिपिड में दो चीजें हैं, नाम से हम लोग को पता चल रहा है। फॉस्फोलिपिड में दो चीजें हैं, एक फॉस्फोरस का ग्रुप है और एक लिपिड का ग्रुप है, ठीक है। तो एक ऐसा फॉस्फोरस का ग्रुप होता है, ऐसा फॉस्फोरस का ग्रुप होता है, और यहां पे इसके नीचे ऐसे दो फ्लैजेला जैसे स्ट्रक्चर लगे होते हैं, दीज आर द लिपिड कंपाउंड, सही है। तो ये जो ऊपर वाला है दिस इज द फॉस्फोरस
एंड ये वाला जो स्ट्रक्चर है दिस इज द लिपिड, समझ रहे हो, ठीक है। ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होता है आपके फॉस्फोलिपिड का। अब सीन क्या है, देखो आपका ये जो लिपिड है ना, लिपिड ये हाइड्रोफोबिक है, इट इज अ हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक मतलब क्या, फोबिया सुना है, फोबिया मतलब डर, ठीक है। तो इसको पानी से डर लगता है, जो लिपिड है आपका ये हाइड्रोफोबिक कैरेक्टर के साथ आता है, मतलब इसको पानी से डर लगता है। वहीं आपका जो फास्फोरस है ये है हाइड्रोफिलिक। फिलिक मतलब क्या, जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना केमिस्ट्री में, न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल, तो फाइल मतलब क्या, लव, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल मतलब क्या, जिसको न्यूक्लियस से प्यार है। इलेक्ट्रोफाइल मतलब क्या, जिसको इलेक्ट्रॉन से प्यार है। वैसे ही यहाँ पे हाइड्रोफिलिक है, ठीक है। हाइड्रोफिलिक मतलब क्या, जिसको पानी से प्यार है, समझ रहे हो, ठीक है। तो इसमें ये जो फास्फोरस वाला ग्रुप है बच्चों, इसको पानी से प्यार है, मतलब इसको पानी चलेगा, बट इसको पानी नहीं चलता, ये हाइड्रोफोबिक है। समझ में आ रही बात। तो इसीलिए जब भी ये लेयर फॉर्म होगी फॉस्फोलिपिड की, जब भी लेयर फॉर्म होगी तो एक आपका फॉस्फोलिपिड ऊपर लगेगा, ठीक है, एक आपका फॉस्फोलिपिड नीचे लगेगा, कुछ इस शेप में, समझ रहे हो, ठीक है। कुछ एक ऊपर लगेगा एक नीचे लगेगा और ऐसा गोला सा स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाएगा। ऐसा इमेजिन करो, ऐसा गोला सा स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाएगा, ऐसा, समझ रहे हो, ऐसा इमेजिन करो, ये एक लेयर यहाँ पे और एक लेयर यहाँ पे, ऐसा, समझ रहे हो, ठीक है। तो अब देखो अंदर साइड भी वाटर है, यहाँ पे भी वाटर है पानी की, सही है, और इसके बाहर भी वाटर है। तो दोनों साइड से वाटर को फेस कौन कर रहा है, आपका फॉस्फेट, सही है। यहां से भी फॉस्फेट फेस कर रहा है और यहां से भी फॉस्फेट फेस कर रहा है, और बीच में आपके कौन अटक गए, लिपिड्स अटक गए, दीज आर द लिपिड, सही है, जिनको पानी को फेस करना नहीं पड़ रहा, समझ रहे हो। दैट्स वाई हमेशा जो फॉस्फोलिपिड है वो बाय लेयर होती है, ठीक है, हमेशा दो लेयर फॉर्म करेगी। क्लियर है, समझ में आ गई बात, इतनी चीज समझ में आ गई। तो यहां से हम लोग को एक चीज समझ में आ गई कि आपका जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो फॉस्फोलिपिड से बना हुआ है, और फॉस्फोलिपिड की कितनी लेयर है, फॉस्फोलिपिड की 2 लेयर है। क्लियर है, क्लियर है। अब इसके ऊपर क्या लगा हुआ है, मैंने आपको बताया था कि जितने भी प्रोकैरियोट्स हैं, ठीक है, जितने भी प्रोकैरियोट्स हैं सबके पास सेल वॉल प्रेजेंट होगा, सबके पास क्या प्रेजेंट होगा, सेल वॉल प्रेजेंट होगा। क्लियर है, समझ में आ रही बात, ठीक है। तो यहां पे इसके पास भी क्या प्रेजेंट होगा, एक सेल वॉल प्रेजेंट होगा यहां पे, ऐसा, ठीक है, समझ में आ रही बात, ठीक है। तो इसके पास भी क्या प्रेजेंट है, एक आपका सेल वॉल, दिस इज द सेल वॉल, ठीक है। सेल वॉल किसका बना हुआ है, पेप्टिडोग्लाइकन का, मैंने आपको बताया था, पेप्टिडोग्लाइकन का, ठीक है। तो पेप्टिडोग्लाइकन का क्या बना हुआ है, सेल वॉल, जो कि सिंगल लेयर से बना हुआ है, समझ में आ रही बात, ठीक है। आपका सेल वॉल किससे बना हुआ है, सिंगल लेयर से बना हुआ है। क्लियर है, यहां तक चीज समझ में आ गई, वॉल्स की चीज समझ में आ रही है, ठीक है, वॉल्स की चीज समझ में आ रही है। आपका एक क्या है, आपका सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन कह लो, दोनों चलेगा, दोनों सेम नाम है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन कह लो। किससे बना हुआ है, ये फॉस्फोलिपिड से बना हुआ है, सही है। उसके बाद आपका ये जो सेल वॉल है ये किससे बनी हुई है, दैट इज पेप्टिडोग्लाइकन से बनी हुई है। क्लियर है, यहां तक समझ में आ रहा है। अब इसके अंदर अगर मैं न्यूक्लियस की बात करूं तो इसका न्यूक्लियस क्या होता है, इसका न्यूक्लियस बच्चों आप लोग को नॉर्मली नेकेड देखने के लिए मिलता है, मैंने आपको बताया था, सही है, और सेलुलर स्ट्रक्चर में होता है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके का आपको इसका न्यूक्लियस देखने के लिए मिलेगा, कुछ इस शेप का इसका न्यूक्लियस आप लोग को देखने के लिए मिलेगा, ऐसा दिख रहा है, ऐसा, ठीक है, दिस इज द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस कैसा है, आपकी बुक में प्रॉपर्टीज लिखी हुई है न्यूक्लियस की, पूरा नाम लिखा हुआ है, क्या है पूरा नाम इसका, देखो, इट इज अ नेकेड, ठीक है, इट इज अ नेकेड सर्कुलर क्रोमोसोम विथआउट हिस्टोन, मतलब बिना हिस्टोन के, ठीक है, बिना हिस्टोन के क्या प्रेजेंट है यहाँ पे, आपका सर्कुलर क्रोमोसोम प्रेजेंट है, ठीक है, बिना हिस्टोन के आपका क्या प्रेजेंट है यहाँ पे, सर्कुलर क्रोमोसोम प्रेजेंट है। समझ में आ रही है बात, ठीक है, इतनी सी चीज समझ में आ रही है, सर्कुलर, ठीक है। उसके बाद जिस जगह पे ये प्रेजेंट है बच्चों उसे हम लोग न्यूक्लियोइड कहते हैं, जहां पे आपका ये सर्कुलर क्रोमोसोम प्रेजेंट है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड कहते हैं। क्लियर है, चीज समझ में आ रही है। सो इस एरिया को, ये जो एरिया है ना, दिस एरिया इज नोन एज न्यूक्लियोइड, ठीक है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड। क्लियर है, इतनी चीजें मैंने आप लोग को लास्ट वाले लेक्चर तक बताई थी। नया क्या पढ़ना है, देखो इसके ऊपर बच्चों एक और प्रोटेक्टिव कवरिंग प्रेजेंट है, ध्यान से सुनो,
ध्यान से सुनो। अब देखो जो प्रोकैरियोट्स होते हैं ना, एक्चुअल में प्रोकैरियोट्स को खतरा बहुत होता है। जितने भी यूकैरियोट्स होते हैं वो उनको मारने के पीछे पड़े रहते हैं, ठीक है, उनको खाने के पीछे पड़े रहते हैं। तो जितने भी प्रोकैरियोट्स होते हैं उनको हमेशा बच्चों खतरा बहुत ज्यादा लगा रहता है, ठीक है, खतरा बहुत ज्यादा लगा रहता है, जिसके लिए इन दो लेयर के साथ साथ एक और लेयर इसके ऊपर प्रेजेंट होगी, ठीक है, इसके ऊपर एक और लेयर प्रेजेंट होगी जो कि किसकी बनी हुई है, नॉर्मली फास्फोरस नहीं, नॉर्मली किसकी बनी हुई है, पॉलीसैकेराइड्स की बनी हुई है, ठीक है, किसकी बनी हुई है, यहां पे दिख रहा है, ये जो येलो कलर में बना रहा हूं, इट इज एडिशनल लेयर, इट इज अ एडिशनल लेयर, एक एक्स्ट्रा लेयर प्रेजेंट है किसके ऊपर, आपके प्रोकैरियोटिक सेल्स के ऊपर, ठीक है। इस एक्स्ट्रा लेयर को हम लोग कहते हैं बच्चों ग्लाइकोकैलेक्स, ठीक है, इस एक्स्ट्रा लेयर को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लाइकोकैलेक्स। अब देखो नाम से ही समझ में आ जा रहा है, ग्लाइको वर्ड है, इसका मतलब है किसका बना हुआ है, पॉलीसैकेराइड्स का, ठीक है, पॉलीसैकेराइड्स की बनी हुई लेयर है। समझ में आ रही बात, ठीक है, लिख दे यहां पे पॉलीसैकेराइड, ठीक है, पॉलीसैकेराइड, क्लियर है। तो इतनी चीजें समझ में आ गई। क्या क्या बोला मैंने, ये जो आपका प्रोकैरियोटिक सेल है, सबसे पहले क्या है इसके पास, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दिस इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो कि कॉमन है, सबके पास है, सारे सेल्स के पास है, दुनिया में सारे सेल्स के पास है, सेल थ्योरी में पढ़ा था ना हम लोग ने। फिर उसके बाद मैंने क्या बोला कि इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर एक एक्स्ट्रा कवरिंग है जिसको हम लोग कहते हैं सेल वॉल, जो कि किसकी बनी है, दैट इज पेप्टिडोग्लाइकन की बनी है, ठीक है। कुछ कुछ प्रोकैरियोट्स में ये म्यूरिन की भी बनी हुई होती है, ठीक है, ये भी वर्ड लिख लो कहीं पे, इंपॉर्टेंट है, म्यूरिन, ठीक है, म्यूरिन की भी बनी हुई होती है आपकी सेल वॉल, सही है। कहां था सेल वॉल, ये वाला, इससे कनेक्टेड है ये, सही है, म्यूरिन की भी बनी हुई होती है सेल वॉल। और कुछ कुछ में मतलब मोस्ट ऑफ द 90% किसकी बनी है, दैट इज पेप्टिडोग्लाइकन, बट कुछ कुछ में म्यूरिन की भी बनी हुई है। फिर मैंने आपको बताया कि सेल वॉल के साथ साथ एक और पॉलीसैकेराइड की लेयर इसके ऊपर लगी हुई है, इसको प्रोटेक्शन देने के लिए, ठीक है, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए। क्या नाम है उसका, दैट इज ग्लाइकोकैलेक्स। क्या नाम है उसका, ग्लाइकोकैलेक्स, जो कि किससे बना हुआ है, पॉलीसैकेराइड से बना हुआ है, सही है। तो हम लोग ने सेल एनवेलप के बारे में पढ़ लिया, ठीक है। आ जाओ यहां पे देख लेते, कहां गया। अगर मैं सेल एनवेलप की बात करूं, ठीक है, एनवेलप की कवरिंग की बात करूं, तो हम लोग ने क्या क्या सीखा, क्या क्या सीखा, बना लेते, ठीक है, याद रहेगा आप लोग को। देखो सबसे पहला क्या है, सबसे पहला क्या है आपका, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, सबसे पहला आपका क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसका बना हुआ है, याद रखना है आप लोग को, सारे बच्चों को याद रखना है, फॉस्फोलिपिड, ठीक है। आई होप आप लोग वहां पे भी अपने बुक में सारी चीजें नोट डाउन कर रहे होंगे, सिर्फ ऐसे बैठ के देखो मत यार, कुछ चीजें लिखो, ठीक है। और वीडियो पॉज कर दो, ठीक है, 2 मिनट के लिए पॉज कर दो, लिख लो, ज्यादा टाइम नहीं लगता लिखने में, सही है। लिख लिख के पढ़ोगे तो ज्यादा अच्छे से चीजें याद होंगी, सही है। उसके बाद इसके ऊपर, इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर क्या रखा हुआ है, एक मोटी सी लेयर है, मैंने अभी आप लोगों को बताया, दिस लेयर इज दैट इज सेल वॉल। 2 चीजों से बनी हो सकती है, पेप्टिडोग्लाइकन और म्यूरिन। और इसके ऊपर एक और स्ट्रक्चर रखा हुआ है, एक और स्ट्रक्चर रखा हुआ है, दैट इज ग्लाइकोकैलेक्स, क्लियर है, ठीक है। ग्लाइकोकैलेक्स जो कि किसके बना हुआ है, पॉलीसैकेराइड्स का बना हुआ है, क्लियर है। तो ये 3 किसके अंडर आते हैं, दैट इज एनवेलप ऑफ सेल्स के अंदर आते हैं। तो एक बार क्वेश्चन आया हुआ था, एनवेलप ऑफ सेल्स कंसिस्ट ऑफ डैश डैश डैश, ठीक है। तो आप लोगों को ये 3 चीजें पता होनी चाहिए, एक आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, एक आपका सेल वॉल एंड एक आपका ग्लाइकोकैलेक्स, क्लियर है, समझ में आ गई बात। अच्छा एक और चीज सुन लो, एक टर्म दी हुई है आपके बुक में, दैट इज ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ठीक है। ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया क्या होता है, इसको भी थोड़ा सा समझ लो। देखो 2 प्रकार के बैक्टीरिया हैं, एक ग्राम पॉजिटिव और एक ग्राम नेगेटिव। होता क्या है, देखो छोटा सा डिफरेंस है, सेल का अगर वॉल समझने बैठे हो तो इसको भी समझ लो। सबसे पहले मैंने आपको बताया, यहां लिखते हैं ग्राम पॉजिटिव और यहां लिखते हैं ग्राम नेगेटिव, ठीक है। यहां पे हम लोग ने लिखा ग्राम पॉजिटिव, यहां ग्राम नेगेटिव। सबसे पहले अगर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की बात करें तो पहली चीज इनके पास है सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। और इसके पास क्या है, दैट इज आपकी सेल वॉल है, बहुत ही मोटी सी, बहुत ही मोटी सी यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, सेल वॉल प्रेजेंट है, ठीक है। समझ में आ रही बात, ये आपकी सेल वॉल है, ये आपकी सेल मेम्ब्रेन है। सिमिलर सी चीजें किसके पास प्रेजेंट है, आपकी
ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के पास, बट इसका जो सेल वॉल होता है ना बच्चों, वो बहुत ही ज्यादा पतला होता है। ठीक है, इसका जो सेल वॉल होता है, मैंने थोड़ा मोटा बना दिया, बट इसका सेल वॉल बहुत ही ज्यादा थिन होता है, बहुत ही थिन होता है। ठीक है, सेल वॉल थिन होने के बावजूद इसके ऊपर म्यूरिन की, जैसा मैंने आपको बताया ना, म्यूरिन की बहुत मोटी कवरिंग होती है। यहाँ पे म्यूरिन की बहुत मोटी कवरिंग होती है, लेकिन सेल वॉल की मोटी कवरिंग नहीं होती। क्लियर है, समझ में आ रही है ना? अभी मैंने आप लोगों को ये सारी चीजें बताई है ना, तो अभी लिखने की जरूरत नहीं है वापस। सही है, तो इसके पास नॉर्मली प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल वॉल बहुत ही मोटा है। ठीक है, इसका सेल वॉल क्या है, दैट इज एक छोटा है, यहाँ पे छोटा सा है, और म्यूरिन की बड़ी सी कवरिंग है। सही है, अब ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव होता है क्या? देखो, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव जनरली स्टेनिंग के तरीके हैं। स्टेनिंग पता है ना, जैसे हम लोग कलर करते हैं कोई भी चीजों को। सही है, तो बैक्टीरिया इतने छोटे होते हैं कि हमको दिखते नहीं है। सही है, तो उनको देखने के लिए हमको उसको स्टेन करना पड़ता है। सही है, उनको देखने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, उसे स्टेन करना पड़ता है। सही है, तो स्टेन करने के लिए हम क्या करते हैं, इसके ऊपर एक वॉयलेट कलर का स्टेन डालते हैं। ठीक है, इनके ऊपर हम एक वॉयलेट कलर का स्टेन डालते हैं, इनके ऊपर, दोनों बैक्टीरिया के ऊपर। सही है, जैसे ही हम इनके ऊपर वॉयलेट कलर का स्टेन डालेंगे, ये स्टेन पहुंच जाता है इस सेल वॉल के यहाँ पे। सही है, और यहाँ पे एक वॉयलेट कलर का स्ट्रक्चर बन जाता है। दिखा है ऐसा कुछ, कलर दिख रहा होगा आई होप आप लोग को। सही है, तो यहाँ पे भी वॉयलेट कलर का स्ट्रक्चर आ गया, यहाँ पे भी वॉयलेट कलर का स्ट्रक्चर आ गया। ये फर्स्ट स्टेप है ग्राम स्टेनिंग में। सही है, पहला स्टेन क्या किया मैंने, एक वॉयलेट कलर का स्टेन लिया, डाई लिया, और उसको इस बैक्टीरिया के ऊपर डाल दिया। जैसे ही मैंने इन बैक्टीरिया के ऊपर डाल दिया, इन दोनों बैक्टीरिया के आपके सेल मेम्ब्रेन वाले स्ट्रक्चर के ऊपर क्या लग गया, ये दोनों स्टेन लग गया। ठीक है, ये दोनों क्या लग गया, स्टेन लग गया। उसके बाद ध्यान से सुनो, उसके बाद ये पहला स्टेप था। दूसरे स्टेप में इनके ऊपर ना एसीटोन डाला जाता है। एसीटोन डाल दो या फिर अल्कोहल डाल दो। अल्कोहल कोई भी चीजों को साफ करने का काम आता है, एसीटोन भी साफ करने का काम आता है। जैसे होता है ना, एसीटोन हमारे उसमें रहता है, अपना नेल पेंट रिमूवर में रहता है एसीटोन। सही है, तो एसीटोन जैसे आप इन दोनों बैक्टीरिया के ऊपर डालोगे, तो होगा क्या, जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है बच्चों, ठीक है, जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है ना, इसका ये वॉयलेट कलर धुल जाएगा। इसका जो वॉयलेट कलर है ना, ये गायब हो जाएगा। सही है, क्यों, क्योंकि एसीटोन से वॉयलेट कलर धुल गया। लेकिन अगर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की बात करें, तो ग्राम पॉजिटिव में सेल वॉल मोटा होने की वजह से ये एसीटोन इसके वॉयलेट कलर तक नहीं पहुंच पाता। मतलब इसका वॉयलेट कलर वॉयलेट ही रहता है, बट इसका वॉयलेट कलर वापस गायब हो जाता है। समझ में आ रही बात? ठीक है, इसका वॉयलेट कलर वापस क्या हो जाता है, गायब हो जाता है। तो जिसकी वजह से हमें इसके ऊपर एक दूसरा स्ट्रेन डालना पड़ता है, जिसको हम लोग बोलते हैं स्पोरोलिन। ठीक है, वो पिंक कलर का स्ट्रेन होता है, और वो इसके ऊपर डालते हैं, जिसके वजह से ये हमको पिंक कलर का दिखने के लिए मिलता है। सही है, और वापस एसीटोन डालोगे ना, तो वापस ये स्ट्रेन गायब हो जाएगा। समझ रहे हो? इसका मतलब जो स्ट्रेन, जिस बैक्टीरिया के ऊपर स्ट्रेन अपना असर दिखा रहा है, और उसको साफ करने के बाद भी, एसीटोन डालने के बाद भी वो स्ट्रेन गायब नहीं हो रहा, ऐसे बैक्टीरिया को हम लोग ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया बोलते हैं। समझ में आई बात? ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया मतलब क्या, कि जिसके ऊपर मैंने एक बार स्ट्रेन कर दिया, अब उसको धो जाओ वो निकल नहीं रहा, तो ऐसे बैक्टीरिया को हम लोग क्या बोलेंगे, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। पर ऐसे बैक्टीरिया बच्चों, ठीक है, ऐसे बैक्टीरिया जिनके ऊपर स्ट्रेन बहुत जल्दी रिमूव हो जा रहा है, जिनके ऊपर स्ट्रेन ज्यादा टाइम तक टिक नहीं रहा, ऐसे बैक्टीरिया को हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज दीज आर द ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। समझ रहे हो? ठीक है, दीज आर द ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। अब इतना सब हम लोग को पढ़ना क्यों है, ये सब क्यों करना है? एक्चुअल में जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है ना, इनको देखना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि जितनी भी बीमारियां हैं हमारे बॉडी में, या फिर जितने भी ऑर्गेनिजम्स को, जितनी भी बैक्टीरियल बीमारियां हैं ना, वो सब कुछ ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया ही कॉज करते हैं। तो ये बहुत ज्यादा लीथल होते हैं बच्चों, ये जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है ना, ये बहुत ज्यादा लीथल होते हैं। साथ ही साथ बहुत सारे एंटीबायोटिक इनके ऊपर काम नहीं करते, तो इनके पास एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन होता है, इनके पास एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन प्रेजेंट होता है। समझ रहे हो? मतलब अगर आप एंटीबायोटिक भी खाओगे तो भी इनकी जो वॉल है वो नहीं टूटेगी। समझ रहे हो? ऐसे जीन इनके पास प्रेजेंट होते हैं। तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को पहचानना बहुत जरूरी है। समझ रहे हो? ठीक है, डॉक्टर हंस ग्राम करके एक साइंटिस्ट थे, जिन्होंने ये टेक्निक दिया था हम लोग को, जिससे हम लोग बैक्टीरिया को पता कर पाते थे कौन से ग्राम पॉजिटिव है, कौन से ग्राम नेगेटिव है। क्लियर है? तो इतनी चीज समझ में आ गई, इतनी चीज समझ में आ गई। एक और चीज समझ लो, आपका ये जो ग्लाइकोकैलिक्स है, ये दो प्रकार का हो सकता है। जो ग्लाइकोकैलिक्स है ये दो प्रकार के हो सकते हैं, या तो ये सॉफ्ट हो सकता है, ठीक है, जिसे हम लोग स्लाइम कवरिंग बोलते हैं। अगर ये सॉफ्ट होगा, अगर ये सॉफ्ट होगा तो उस कवरिंग को स्लाइम कवरिंग कहेंगे, स्लाइम
कवरिंग, ठीक है। और अगर ये हार्ड होगा, अगर ये हार्ड होगा बच्चों, तो उसे हम लोग कैप्सूल कहेंगे, ठीक है। सही है। याद है आप लोग को एक बैक्टीरिया जिसका नाम है बैक्टीरियोफेज, ठीक है, एक बैक्टीरिया है बैक्टीरियोफेज नाम का, उसके पास बहुत ही बड़ा हार्ड कवरिंग होता है। सही है। तो वो किससे बना हुआ रहता है? कैप्सूल। इसके लिए हम लोग बोलते हैं उसके पास कैप्सूल है। सही है। तो जिसके पास भी हार्ड कवरिंग है वो कैप्सूल है, उसे हम लोग कैप्सूल कहेंगे। जिसके पास भी सॉफ्ट कवरिंग है उसे हम लोग क्या बोलेंगे? स्लाइम कवरिंग। किसकी कवरिंग? ग्लाइकोकैलिक्स की। सही है। ग्लाइकोकैलिक्स हार्ड होगा तो कैप्सूल कहा जाएगा, ग्लाइकोकैलिक्स सॉफ्ट होगा तो स्लाइम कहा जाएगा, स्लाइम कवरिंग कहा जाएगी। क्लियर है। तो ये आपके क्या हो गए? एनवलप ऑफ सेल्स हो गए। क्लियर है। सो आई होप आप लोगों को इतनी चीजें समझ में आ गई प्रोकैरियोट्स के बारे में। सही है। अब देखो प्रोकैरियोट्स में एक और चीज होती है। प्रोकैरियोट्स का ये आपका है नेकेड सर्कुलर क्रोमोसोमल डीएनए, क्रोमोसोम बोल सकते हो आप फिर इसको। अब इस क्रोमोसोम में हमेशा देखो, हम लोग ने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा है कि क्रोमोसोम में क्या होता है? क्रोमोसोम में प्रोटीन सिंथेसिस चलता है। सही है। तो क्रोमोसोम में सबसे पहले क्या होगा? आरएनए का फॉर्मेशन होगा, और उस आरएनए से आगे चल के किसका फॉर्मेशन होता है? दैट इज प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। इसी को हम लोग प्रोटीन सिंथेसिस बोलते हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ना हम लोग। सही है। तो होता क्या है देखो, होता क्या देखो, यहां से ये जो आपका डीएनए है, जो आपका मेन डीएनए है, इस मेन डीएनए से आपके एमआरएनए बनना स्टार्ट हो जाता है। इससे आपके एमआरएनए बनना स्टार्ट हो जाता है। तो दिस इज योर एमआरएनए, ठीक है, दिस इज योर एमआरएनए। सही है। अब एमआरएनए की बनने की प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। ये सब दिया हुआ है आपके बुक में, तो जानना है, ऐसे ही मैं कुछ नहीं पढ़ा रहा हूं। ठीक है, ये सब कुछ चीजें दी हुई हैं। तो मैंने आपको क्या बताया कि ये आपका डीएनए है, डीएनए से डायरेक्टली क्या फॉर्म हो गया? एमआरएनए। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ प्रोकैरियोट्स के अंदर ही एमआरएनए डायरेक्टली बनता है। हमारे अंदर कभी भी एमआरएनए डायरेक्टली नहीं बनता। हमारे अंदर जो स्ट्रक्चर बनता है ना डायरेक्टली, उसे एचएनआरएनए बोलते हैं। फिर एचएनआरएनए की स्प्लाइसिंग होती है, कैपिंग होती है। ठीक है, उसके बाद वो आगे चल के एमआरएनए बनता है। बहुत अलग प्रोसेस है वो। ठीक है, तुम लोग नेक्स्ट ईयर आओगे तो समझाऊंगा तुम लोग को। बट अभी प्रोकैरियोट्स की बात करें तो प्रोकैरियोट्स में बच्चों ये प्रोसेस डायरेक्टली होती है, मतलब डायरेक्टली आपका डीएनए से डायरेक्टली आपका एमआरएनए बन जाता है। इस प्रोसेस को मैंने क्या बोला? ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, फिर ट्रांसक्रिप्शन से आगे क्या होगा? ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन में क्या होता है? कुछ राइबोसोम्स आते हैं, याद है आप लोग, आपने 10th में याद होगा थोड़ी चीजें, मैं आपको बताता हूं। राइबोसोम्स आते हैं, इन ये राइबोसोम्स आके इसके ऊपर लगते हैं। सही है। और फिर क्या यहां से क्या शुरू होता है? प्रोटीन बनाने की प्रोसेस शुरू होती है। प्रोटीन कैसे बनेगा? बहुत सारे अमाइनो एसिड्स, छोटे छोटे अमाइनो एसिड्स आपका टीआरएनए लेकर आते रहेगा और इसको इस चेन पे रखते रहेगा। सही है। और आपके ये जो राइबोसोम इसके ऊपर लगेंगे, वो राइबोसोम क्या करेंगे? उन सारे टीआरएनए को एक साथ चिपकाते चले जाएंगे। सही है। तो यहां पे ऐसे आरएनए लग जाते हैं, ऐसे यहां पे क्या लग जाते हैं? ऐसे आरएनए लग जाते हैं। लेकिन एक यहां पे स्पेशल चीज है, अगर हम लोग हमारी बात करें, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स की बात करें, तो एक एमआरएनए पे सिर्फ एक ही राइबोसोम लगेगा। बट इनके अंदर ऐसा नहीं होता। इनके अंदर एक आरएनए पे, एक एमआरएनए पे कई सारे राइबोसोम लग जाते हैं। समझ रहे हो? कई सारे राइबोसोम लग जाते हैं, और ये सारे राइबोसोम आगे चल के प्रोटीन बनाने लगते हैं। समझ रहे हो? दीज आर द राइबोसोम, जो इसके भी यहां पे प्रेजेंट होंगे और यहां पे भी प्रेजेंट हो सकते हैं। यहां पे बहुत सारे राइबोसोम प्रेजेंट हो सकते हैं। समझ रहे हो? यहां पे भी कई सारे राइबोसोम प्रेजेंट है। These are the ribosomes. लिख लें, हाँ लिखें, These are the राइबोसोम। कौन से राइबोसोम है? मैंने आप लोगों को बताया था 70S वाले राइबोसोम है। सही है, 70S वाले राइबोसोम है। 2 यूनिट होती है राइबोसोम की, एक थोड़ी सी बड़ी यूनिट, एक थोड़ी सी छोटी यूनिट। जो बड़ी यूनिट है इनके अंदर वो कौन सी है? दैट इज आपके 50 नंबर की। ठीक है, These are the 50S, ऊपर वाला, और नीचे वाला 30S। सही है, समझ में आ रही बात? ठीक है, टोटल क्या है आपके राइबोसोम? 70S के। क्लियर है? समझ में आ रही बात? स्वेडबर्ग यूनिट बताया था आप लोगों को लास्ट वाले लेक्चर में। फिर मैंने आपको क्या बताया कि ये बहुत सारे राइबोसोम्स आके आपके इस एमआरएनए पे लग जाते हैं। ठीक है, इस कंडीशन को क्या कहते हैं? इस कंडीशन को हम लोग पॉलीराइबोसोम या फिर पॉलीजोम कहते हैं। 2 नाम है इसके, एक आपके पॉलीराइबोसोम या फिर पॉलीजोम कहते हैं। दिस कंडीशन इज नोन एज पॉलीराइबोसोम या फिर पॉलीजोम। क्लियर है? समझ में आ रही है बात? ठीक है, आई होप आप लोगों को क्लियरली समझ में आ रही होगी, क्लियरली समझ में आ रही होगी। ठीक है, ये समझा दिया मैंने आप लोग को। फिर ये जो स्ट्रक्चर है जहां पे आपका न्यूक्लियस पड़ा होता है, ये आपका क्या है? न्यूक्लियर्ड एरिया है, या फिर इसे जीनोफोर भी कहते हैं। ये भी लिख लो चाहिए तो। सही है, यहां तक चीजें समझ में आ गई।
अब आप लोगों को क्या देखना है, देखो अब इसके अंदर और भी बड़े सारे स्ट्रक्चर्स फॉर्म होते हैं। देखो अब इसके अंदर और भी बड़े सारे स्ट्रक्चर्स रहते हैं। कौन कौन से? सबसे पहला स्ट्रक्चर प्लाज्मिड, ठीक है। इसके पास कुछ ऐसे स्ट्रक्चर हैं, ठीक है, ऐसे स्ट्रक्चर हैं जो कि बच्चों डीएनए है, जो कि जेनेटिक मटेरियल है, बट दे आर द नॉन एसेंशियल जेनेटिक मटेरियल। अब इसका मतलब क्या है? नॉन एसेंशियल जेनेटिक मटेरियल मतलब ऐसे जेनेटिक मटेरियल है जिसको अगर मैं उस बैक्टीरिया से निकाल भी दूं तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा इनके ऊपर, ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा इनके ऊपर। ऐसे कई सारे प्लाज्मिड इनके ऊपर प्रेजेंट होते हैं बच्चों यहाँ पे, और ये सारे के सारे प्लाज्मिड बच्चों सर्कुलर होते हैं। समझ रहे हो? सारे के सारे प्लाज्मिड कैसे होते हैं? सर्कुलर, सर्कुलर, ऐसे गोले 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 यहाँ पे प्लाज्मिड रखे हुए हैं, ठीक है। सारे के सारे गोले गोले स्ट्रक्चर रखे हुए, दीज आर द प्लाज्मिड। प्लाज्मिड क्या है? ये एक डीएनए ही समझ लो, एक टाइप के सर्कुलर डीएनए ही है, बट ये नॉन एसेंशियल है, ठीक है। इसमें जिंदा रहने में कोई मदद नहीं। अगर मैं इसका निकाल दूं, समझ रहे हो, अगर मैं इस बैक्टीरिया का एक प्लाज्मिड निकाल दूं तो इसको कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसमें होता क्या है? इस प्लाज्मिड में बच्चों एक्चुअल में एंटीबैक्टीरियल रेजिस्टेंट जीन होते हैं, ठीक है। एंटीबैक्टीरियल या फिर एंटीबायोटिक बोलो, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन होते हैं। मान लो मैंने कोई एंटीबायोटिक खाया, ठीक है, मुझे कोई बीमारी हो गई और मैंने कोई एंटीबायोटिक खा लिया, सही है। अब अगर इस जो बैक्टीरिया मेरे बॉडी में घुसा है, अगर उस बैक्टीरिया के पास वो जो एंटीबायोटिक मैंने खाया है ना, उसका अगर रेजिस्टेंट जीन प्रेजेंट है तो वो एंटीबायोटिक उस बैक्टीरिया पे काम ही नहीं करेगा। मैं आप लोगों को समझाता हूं। देखो जैसे मान लो यहां पे मैंने एक प्लाज्मिड रखा, दिस इज द प्लाज्मिड, सही है। अब इस प्लाज्मिड के पास बच्चों यहां पे एक जीन है, मान लो ये जीन है टेट्रामाइसिन का, टेट्रामाइसिन, ठीक है। टेट्रामाइसिन इज द एंटीबायोटिक, सही है। अगर मुझे कुछ बीमारियां होती है तो मैं टेट्रामाइसिन खा लेता हूं, सही है। मान लो इस कोई बैक्टीरिया का मैंने प्लाज्मिड निकाला है, इस बैक्टीरिया के प्लाज्मिड के पास एक ऐसा जीन है जो कि इस टेट्रामाइसिन का रेजिस्टेंट है, मतलब टेट्रामाइसिन रेजिस्टेंट जीन है, ठीक है। क्या उसके पास कौन सा जीन है? टेट्रामाइसिन रेजिस्टेंट जीन है। मतलब इस जीन से कुछ ऐसा आरएनए बनेगा और इस आरएनए से कुछ ऐसा प्रोटीन बनेगा जो टेट्रामाइसिन को इसके ऊपर इफेक्ट डालने नहीं देगा। समझ रहे हो? तो अगर अगर ये बैक्टीरिया मेरे बॉडी में घुस गया और मैं कितना भी टेट्रामाइसिन खा लूं, ये बैक्टीरिया उससे नहीं मरेगा। समझ रहे हो? तो इसका मतलब इसके पास कौन सा जीन है? इसके पास है बच्चों एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन। समझ रहे हो? रेजिस्टेंट समझते हो ना? जो रेजिस्ट करता है, जो रोकता है। फिजिक्स में पढ़ते हैं ना हम लोग रेजिस्टेंस, हम लोग वायर के बीच में रेजिस्टेंट लगा देते हैं जो करंट को रोकता है। वैसे यहां पे भी ये क्या कर रहा है? एंटीबायोटिक वाली प्रॉपर्टीज को रोक रहा है, उस एंटीबायोटिक को रोक दे रहा है। समझ रहे हो? तो इसके पास कौन सा जीन होता है? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन होता है। तो ये साथ ही साथ एक और इसका फीचर है, हम लोग ना इस प्लाज्मिड को यहां से निकाल सकते हैं और इसको किसी दूसरे बैक्टीरिया में भी डाल सकते हैं, ठीक है। वी कैन ट्रांसफर इट, हम लोग इसे ट्रांसफर कर सकते हैं टू अनदर बैक्टीरिया। अब इसके बहुत फायदे हैं बच्चों, ये बहुत फायदे हैं। क्या फायदा है? हम लोग पढ़ेंगे बायोटेक्नोलॉजी में। बायोटेक्नोलॉजी में क्या करते हैं पता है? हम लोग अपने बॉडी से इंसुलिन का जीन निकालते हैं। मान लो एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं आप लोग को, इंसुलिन का। इंसुलिन समझते हो? इंसुलिन मेरे बॉडी में वो प्रोटीन है जो डायबिटीज को रोकता है। अगर मेरे बॉडी में प्रोटीन इंसुलिन अच्छा रिलीज हो रहा है तो मुझे डायबिटीज नहीं होगा। अगर मेरे बॉडी में इंसुलिन रिलीज होना बंद हो गया तो मुझे डायबिटीज हो जाएगा। समझ रहे हो? मतलब मेरे बॉडी का शुगर लेवल मेंटेन करने का काम किसका है? इस इंसुलिन का। तो मान लो किसी पर्सन को डायबिटीज है, तो जिस पर्सन को डायबिटीज है बच्चों, उसे इंसुलिन के इंजेक्शन देने पड़ते हैं, तभी वो बंदा का जो शुगर लेवल है वो मेंटेन रह पाता है। सही है? क्योंकि उसकी बॉडी इंसुलिन बना नहीं रही है, तो उसे हम लोग को बाहर से इंजेक्शन देना पड़ेगा। अब ये इंसुलिन बनेगा कैसे? कौन अपने बॉडी से इंसुलिन निकालेगा? पहले पहले क्या हुआ करता था पता है? पहले डॉक्टर लोग, मतलब जो कंपनीज थी, वो क्या करते थे, जो हॉर्स होते हैं, ठीक है, हॉर्स होते हैं, पिग होते हैं, काउज होते हैं, उनको मार मार के उनके जो पेनक्रियास थे ना, उनके इंसुलिन निकाल के बेचते थे, ठीक है। जिसे बोवाइन इंसुलिन बोलते थे, पॉर्काइन इंसुलिन बोलते थे, उसका नाम था अलग अलग, ठीक है। अगर आप पिग से निकालोगे तो वो पॉर्काइन इंसुलिन, अगर आप काउ से निकालोगे तो वो बोवाइन इंसुलिन है। समझ में आ रही बात? ठीक है। तो पहले ऐसा किया जाता था, बट ये इंसुलिन इंसान के नहीं है, इसके वजह से हमारे ऊपर ना बहुत सारे इसके एलर्जिक रिएक्शन देखने के लिए मिलते थे। तो साइंटिस्टों ने ना अपना दिमाग भिड़ाया, उन्होंने क्या किया, हमारे बॉडी में जो इंसुलिन का जीन है, हमारे बॉडी में, हमारे डीएनए में कुछ जीन होगा ना, उसी से आगे चल के आरएनए बन रहा है, उसी से आगे चल के इंसुलिन का प्रोटीन बन रहा है। तो साइंटिस्टों ने क्या किया, इस जीन को निकाला और बैक्टीरिया का एक प्लाज्मिड निकाला। मान लो ये बैक्टीरिया का एक प्लाज्मिड है, एक बैक्टीरिया इमेजिन कर लो, ई कोलाई नाम का एक बैक्टीरिया है,
एरिस्ट्रेशिया कोलाई इसका नाम है, ठीक है, ई कोलाई हम लोग इसको प्यार से बोलते हैं। तो ई कोलाई नाम का एक बैक्टीरिया है। साइंटिस्टों ने क्या किया, इस बैक्टीरिया का ये प्लाज्मिड को काटा, ये हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, 12th में आओगे ना तो एकदम डिटेल में पढ़ेंगे क्या है। अभी तुम लोगों को समझा देता हूं क्या होता है। इस प्लाज्मिड को काटा और इस प्लाज्मिड के अंदर अपना इंसुलिन का जीन इंसर्ट कर दिया। तो ये मेरा इंसुलिन का जीन मैंने क्या किया, इसके अंदर इंसर्ट कर दिया और इसको उखाड़ के, इस प्लाज्मिड को निकाल के मैंने किस में डाल दिया, इस ई कोलाई के अंदर डाल दिया। तो मान लो इस ई कोलाई के अंदर क्या आ गया, प्लाज्मिड आ गया और इस प्लाज्मिड के पास मेरे इंसुलिन का जीन है, सही है, मेरे इंसुलिन का जीन है। अब जो बैक्टीरिया होता है वो रिप्रोडक्शन बहुत तेज करता है, सही है, हर 20 मिनट में एक बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस कर लेता है, समझ रहे हो, इतना फास्ट उसका रिप्रोडक्शन होता है, धड़ाधड़। क्योंकि बैक्टीरिया करने ही क्या है, क्लोनी तो बनाना है अपने, सही है। तो ये धड़ाधड़ क्या करेगा, रिप्रोडक्शन करना शुरू कर देगा और बहुत सारे ई कोलाई बना देगा, बहुत सारे, यहाँ पे से बहुत सारे ई कोलाई बन जाएंगे, बहुत सारे, समझ रहे हो, ऐसे बहुत सारे क्या बन जाएंगे, ई कोलाई बन जाएंगे। और हर ई कोलाई के पास वो प्लाज्मिड है, हर ई कोलाई के पास क्या है, वो वाला प्लाज्मिड है और उस प्लाज्मिड में मेरा इंसुलिन का जीन है। हर प्लाज्मिड के पास क्या है, मेरे इंसुलिन का जीन है। अब इसके पास मेरा जीन है तो इस जीन से आरएनए बनेगा, इस जीन से आगे चल के प्रोटीन बनेगा। मतलब यहाँ पे मेरा इंसुलिन, ये बैक्टीरिया, इस मेरा जो इंसुलिन है वो इस बैक्टीरिया के अंदर बन जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, इंसान क्या करते हैं, अपना मतलब निकल गया तो इसको मरोड़ेंगे, तोड़ेंगे, बैक्टीरिया को तोड़ेंगे, इंसुलिन अलग करेंगे और उसको बोतलों में भर के बेच देंगे, समझ रहे हो। तो ये प्लाज्मिड कितना ज्यादा यूजफुल हो सकता है हमारे लिए। तो मैंने आप लोगों को सिर्फ एक एग्जांपल दिया, ऐसे कोई भी आप अपने बॉडी का जीन निकाल के किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर अपना मनचाहा प्रोटीन प्रोड्यूस कर सकते हो। इस चीज को हम लोग कहते हैं, इस टेक्नोलॉजी को हम लोग कहते हैं बायोटेक्नोलॉजी, समझ में आई बात, ठीक है। तो इसका भी यूज हम लोग कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस प्लाज्मिड, सही है। तो प्लाज्मिड के ऊपर कुछ चीजें यहाँ पे लिखी हुई है मैंने ऑलरेडी, ठीक है। प्लाज्मिड क्या है, प्लाज्मिड इज अ एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए, ठीक है। ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल है, जो नॉर्मल क्रोमोसोम प्रेजेंट था उसका कुछ इसमें लेना देना नहीं है, ये अलग एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल पार्ट है। एंड इट इज अ सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए, ये क्या है, एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए है। क्लियर है, समझ में आ रही बात। विच इज नॉट नेसेसरी फॉर द सेल सर्वाइवल। अगर मैं इसको निकाल भी दूं, मैं जैसा मैंने आप लोगों को बताया ना, अगर मैं इस प्लाज्मिड को रिमूव भी कर दूं तो भी उस बैक्टीरिया को कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। वो बोलेगा ठीक है यार, चंगा सी, मैं चल जाएगा, मेरे को कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। और सबसे पहली बात, दे आर द नॉन एसेंशियल, कोई जरूरत नहीं है, अगर रहेंगे तो भी ठीक है, नहीं रहेंगे तो भी ठीक है, ठीक है। उसके बाद दे हैव द एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन, जो मैंने अभी आप लोगों को बताया ना, इसके पास एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन प्रेजेंट होता है, सही बात है, ठीक है। एंड प्लाज्मिड कैन ट्रांसफर, जो मैंने अभी आप लोग को बताया, फ्रॉम एक बैक्टीरिया टू अनदर बैक्टीरिया। क्लियर है, समझ में आ गया। सो काफी सारी चीजें आप लोग को यहां से समझने के लिए मिल गई। क्लियर है, आ जाओ अपने डायग्राम पे वापस। कहां गया, ये वाला हमारा डायग्राम, ठीक है। सो इसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, कुछ छोटे छोटे प्लाज्मिड भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, कुछ छोटे छोटे प्लाज्मिड भी प्रेजेंट होते हैं। क्लियर है, यहां तक समझ में आ गया। अब बस कुछ चीजें और जाननी है, उसके बाद हमारा प्रोकैरियोट खत्म हो जाएगा। कौन कौन से, मीजोजोम्स क्या होते हैं, ये हम लोग को पता करना है। फिर क्रोमैटोफोर क्या होते हैं, ये हम लोग को पता करना है। और इंक्लूसिव बॉडीज क्या होती है, ये हम लोग को पता करना है, ठीक है। ये 2-3 चीजें हैं। और उसके बाद थोड़ा सा लोकोमोशन देखना है, उसके बाद हमारा ये प्रोकैरियोटिक खत्म हो जाएगा, ठीक है। देखो आ जाओ, मीजोजोम पहले समझते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं बच्चों, व्हाट आर द मीजोजोम्स। देखो ध्यान से सुनो, बहुत सारे बैक्टीरियाज के जो सेल मेम्ब्रेन होती है ना, उसमें बहुत सारी फोल्डिंग्स प्रेजेंट होती है। ध्यान से सुनो क्या बोल रहा हूं मैं। सेल मेम्ब्रेन, अभी सेल मेम्ब्रेन यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो मैंने आप लोगों को बताया। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में बड़ी सारी फोल्डिंग्स प्रेजेंट होती है, ठीक है। अब ये फोल्डिंग क्यों है, ध्यान से देखो, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है, ऐसा ऐसा, देख रहे हो, ऐसे फोल्डिंग्स प्रेजेंट होती हैं। दीज आर द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कई सारी यहाँ पे फोल्डिंग्स देखने के लिए मिल रही है। अब ये फोल्डिंग क्यों जरूरी है, ये फोल्डिंग बच्चों जनरली इसका सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए जरूरी है, ठीक है। इसका सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए जरूरी है। देखो मैं आप लोगों को एग्जांपल देता हूं, जैसे हमारे यूकैरियोटिक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया, सुना आप लोगों ने नाम, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, सुना आप लोगों ने नाम, ठीक है। हमारे यूकैरियोटिक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया नाम का स्ट्रक्चर होता है। कैसा स्ट्रक्चर होता है, 2 कवरिंग होती है, एक कवरिंग बाहर, सही है, और एक कवरिंग अंदर होती है, जिसे जो ऐसे फोल्डिंग होती है, ऐसे फोल्ड होती है, देखें माइटोकॉन्ड्रिया अंदर से ऐसे फोल्ड होती है, जिसे हम लोग क्रिस्टिया बोलते हैं, क्रिस्टिया, ठीक है, ये फोल्डिंग्स को। अब ये ऐसे फोल्डिंग्स क्यों है, क्यों ऐसे फोल्डिंग्स प्रेजेंट है भैया माइटोकॉन्ड्रिया में। एक्चुअल में माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ना, मैंने आप लोगों को बताया,
रेस्पिरेशन का प्रोसेस चलता रहता है, जिसमें आपका जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है उसे तोड़ तोड़कर क्या बनाया जाता है, एटीपी का फॉर्मेशन किया जाता है। आप लोग सीखोगे, आपके सिलेबस में, आपकी बुक में आगे चल के लेसन हैं, रेस्पिरेशन के लेसन हैं और फोटोसिंथेसिस के लेसन हैं, तो वो लोग आप पढ़ोगे, टेंशन मतलब, ठीक है। सिर्फ मैं आप लोगों को शॉर्ट में बता रहा हूं कि इस माइटोकॉन्ड्रिया में होता क्या है। एक्चुअल में कई सारे छोटे यहाँ पे पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, कई सारे यहाँ पे छोटे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे, इसके इस इनर आरए लाइनिंग पे, ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ पे बच्चों एक साइकिल चल पाती है, जिस साइकिल को हम लोग कहते हैं ETC, यानी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन। अब अगर ये फोल्डेड नहीं होते, मान लो अगर ये फोल्डेड नहीं होती, ऐसे सीधे सीधे होते, तो इसमें बहुत ही कम ये जो कंपोनेंट है, ठीक है, ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन के जो कंपोनेंट है ये बहुत ही कम आ पाते हैं, सही है, कुछ ही आ पाते हैं ना। देखो इसमें ज्यादा आ पाते हैं कि इसमें ज्यादा आ पाएंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पे फोल्डिंग है। जब फोल्डिंग की वजह से बच्चों इसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है, सही है, ये फोल्डिंग की वजह से क्या हो जाता है, इसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है, जिसकी वजह से इसमें ये जो रिप्रोडक्टिव बोल रहा हूं, ये जो रेस्पिरेशन करने की जो यूनिट है ना, ठीक है, रेस्पिरेशन करने की ये जो यूनिट है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन चलाने की यूनिट है ना, इसके ज्यादा नंबर यहाँ पे हम लोग भर सकते हैं। और जितना ज्यादा नंबर होगा उतना ही हमारे लिए अच्छा है, क्योंकि उतना ही हम लोग को एटीपी बनाने में हेल्प होगी, उतनी एटीपी बनाने में आसान होगा हमारे बॉडी के लिए, सही है। तो इस छोटे से जगह पे ज्यादा रेस्पिरेटरी यूनिट आ सके, दैट्स वाई यहाँ पे ये फोल्डिंग में प्रेजेंट होता है, ताकि इसका सरफेस एरिया बढ़ जाए। सही बात है ना। जैसे हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन भी है, देखो स्मॉल इंटेस्टाइन एक्चुअल में बहुत लंबा है, देखे रहोगे ना, अगर आप लोग उसको खोलोगे ना तो वो 3-4 मीटर जितना लंबा हो जाएगा, बट उसको इतनी सी जगह में से फोल्ड कर करके रखा गया है। ऐसा कैसे पॉसिबल है? बिकॉज ऑफ द फोल्डिंग। तो अगर आप फोल्ड करके कोई भी चीज को रखते हो ना तो उसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है, समझ में आ रही बात, ठीक है। दैट्स वाई यहां पे ये जो फोल्डिंग्स प्रेजेंट है ना, ये जो फोल्डिंग्स प्रेजेंट है, इसके ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं, यही रेस्पिरेटरी यूनिट प्रेजेंट होते हैं। अब देखो बेचारा प्रोकैरियोट्स, इसके पास तो खुद का कोई माइटोकॉन्ड्रिया है नहीं, तो क्या इसे एनर्जी नहीं देनी चाहिए? ऐसा नहीं करना है ना, इसको भी तो एनर्जी की जरूरत पड़ रही है, इसको भी तो एटीपी की जरूरत पड़ रही है। तो इसको ये एटीपी कहां से बनाएगा, चाहिए? तो इसके जो सेल मेम्ब्रेन है ना बच्चों, उसी के अंदर फोल्डिंग हो जाती है, और उसी सेल मेम्ब्रेन के फोल्डिंग के अंदर ही इसके रेस्पिरेटरी यूनिट प्रेजेंट हो जाते हैं, ठीक है। इसके रेस्पिरेटरी यूनिट लग जाते हैं, ठीक है, इसके ये रेस्पिरेटरी यूनिट यहीं पे लग जाते हैं। क्लियर है? समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है, ठीक है। इसी रेस्पिरेटरी यूनिट को, मतलब इसी स्ट्रक्चर को, देखो ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, यहाँ पे आपके रेस्पिरेटरी यूनिट है, इसके और भी बहुत सारे काम है, रेस्पिरेशन इसका एक वन ऑफ द काम है, ठीक है। इस वाले स्ट्रक्चर को ही हम लोग क्या बोलते हैं, मीजोजोम, ठीक है। इसी स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, मीजोजोम। क्लियर है? समझ में आ रही है बात? अच्छा, इसके एक और काम है, इसका एक काम ये है बच्चों, ये बैक्टीरियल का फ्यूजन करवाता है, ठीक है। समझ में आ रही बात? मतलब बैक्टीरियल का जो क्रोमोजोम है ना, उसका डुप्लीकेशन कराने में भी ये हेल्प करता है, समझ में आ रही बात? तो ये भी इसका एक फीचर है, ऐसे कई सारे इसके फीचर्स है, समझ में आ रही बात, ठीक है। तो ये आपका कौन सा हो गया, मीजोजोम। क्लियर है? नेक्स्ट बात करें हम लोग क्रोमैटोफोर की। क्रोमैटोफोर क्या होता है? देखो जैसे प्लांट वाले सेल में, प्लांट के सेल के पास क्या प्रेजेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट, सही है। और उस क्लोरोप्लास्ट में उसका फोटोसिंथेसिस चलता है। फ्लोरोप्लास्ट के अंदर जेमा होता है, स्ट्रोमा होता है, उस स्ट्रोमा के अंदर क्या रखा रहता है, उसके ये अपने क्लोरोफिल रखे रहते हैं, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी रखे रहते हैं, सही है, जिसकी वजह से वो फोटोसिंथेसिस कर पाता है। अब मैंने आपको याद करो स्टार्टिंग में बताया था कहाँ गया, यहाँ पे कुछ बैक्टीरिया आर द ब्लू ग्रीन एल्गी, मतलब ये क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस भी करते हैं। तो अगर इनको फोटोसिंथेसिस करना है तो इनके पास फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स भी तो प्रेजेंट होने चाहिए, ठीक है। इनके पास फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स भी तो प्रेजेंट होने चाहिए। तो यहाँ पे इनके स्ट्रक्चर में एक और फोल्डिंग प्रेजेंट होगी, और इस फोल्डिंग पे यहाँ पे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट रखे रहते हैं बच्चों, यहाँ पे ऐसे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स रखे रहते हैं। दिस स्ट्रक्चर आर नोन एज क्रोमैटोफोर। ये जो स्ट्रक्चर है ना, दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज क्रोमैटोफोर। क्लियर है? समझ में आ गया? दो चीजें समझ में आ गई हम लोग को, एक आपका दैट इज मीजोजोम्स क्या होता है, और एक आपके क्रोमैटोफोर्स क्या होते हैं। क्लियर है? समझ में आ गई बात, ठीक है। अब एक स्ट्रक्चर और है आपकी इंक्लूजन बॉडी, इंक्लूसिव बॉडी, ठीक है। इंक्लूसिव बॉडी क्या है? देखो जितना भी आप देखो ये फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, तो फोटोसिंथेसिस करने के बाद ये जो भी ग्लूकोज प्रोड्यूस करेंगे वो किसी फॉर्म में इनको स्टोर करना पड़ेगा। अब ऐसा तो नहीं है ना कि जो भी प्रोड्यूस कर रहे हैं तुरंत उसको यूज कर ले रहे हैं,
ऐसा तो नहीं कर सकते ना हम लोग, क्या पता किसी दिन जब रात हो, ठीक है, जब नाइट का टाइम हो, तब तो फोटोसिंथेसिस ये कर ही नहीं पाएंगे, तब इनका खाना कहाँ से आएगा, तब भी तो इनको रेस्पिरेशन करना पड़ेगा, एटीपी चाहिए, तब इनका खाना कहाँ से आएगा। इसका मतलब इनको अपने फूड मॉलिक्यूल को स्टोर करना पड़ेगा, सही है। तो ये स्टोर करते हैं, ये स्टोर करते हैं बच्चों ग्लाइकोजन के रूप में, ठीक है। ये किस रूप में स्टोर करते हैं, स्टोर करते हैं ग्लाइकोजन के रूप में। इसको बाहर लिखते हैं, ये आपका बैक्टीरिया है, ठीक है। तो इस बैक्टीरिया के ऐसे सेल में यहीं पे जो आपका सेल है ना, यहीं पे ये अपने ग्लाइकोजन को ऐसे छोड़ देते हैं, ग्लाइकोजन पड़े रहो भैया, क्योंकि और कोई जगह ही नहीं रखने की, सही बात है। दीज आर द ग्लाइकोजन। फिर कुछ बैक्टीरिया के अंदर ये स्टोर्ड फूड स्टार्च के फॉर्म में होता है। मान लो यहाँ पे स्टार्च भी पड़े हुए, यहीं पे क्या पड़े हुए आपके, स्टार्च पड़े हुए, सही है। तो दीज आर द, ये ब्लू वाले क्या है, स्टार्च पड़े हुए, सही है। ये जो स्ट्रक्चर, ये जो फूड मॉलिक्यूल्स पड़े हुए आपके बॉडी में, आपके बॉडी में नहीं, प्रोकैरियोटिक के बॉडी में, ठीक है, जितने भी फूड मॉलिक्यूल्स पड़े हुए हैं ये सारे के सारे क्या है, दीज आर द ग्रेन्यूल्स। इसके पास फॉस्फेट भी पड़ा होता है बच्चों, फॉस्फेट इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट है। यहीं पे कौन से कलर से बना है, ऑरेंज से बना दे, चलो। यहाँ पे ये जो ऑरेंज कलर में दिख रहा है, दीज आर द फॉस्फेट ग्रैन्यूल, दीज आर द फॉस्फेट ग्रैन्यूल, समझ रहे हो। तो ये आपके फॉस्फेट भी पड़े हुए हैं, यहीं पे आपके ग्लाइकोजन्स भी पड़े हुए हैं, यहीं पे आपके स्टार्च भी पड़े हुए हैं, समझ रहे हो। तो इन्हीं सबको मिलाकर, इन्हीं तीनों चीजों को, जितनी भी चीज यहां पड़ी हुई ना, इन्हीं तीनों चीजों को बच्चों मिलाकर इंक्लूसिव बॉडी कहा जाता है। इन्हीं तीनों चीजों को मिलाकर इंक्लूसिव बॉडी कहा जाता है। क्लियर है, समझ में आ रही है बात, समझ में आ रही बात, ठीक है। तो प्रोकैरियोट्स की देखो जिंदगी कितनी बेहाल है, उनको अपना सामान, अपना जो कीमती सामान है, ठीक है, इनका जो स्टार्च है, जो इनका खाना है, उसको रखने के लिए जगह नहीं है, तो ये साइटोप्लाज्म में ऐसे छोड़ दिए हैं, रिलीज कर दिए, ठीक है। तो साइटोप्लाज्म में ही इनका ग्लाइकोजन भी प्रेजेंट है, साइटोप्लाज्म में ही इनका स्टार्च भी प्रेजेंट है, साइटोप्लाज्म में इनके फॉस्फेट ग्रैन्यूल भी प्रेजेंट है, क्योंकि फॉस्फेट बहुत मेन कंस्टिट्यूएंट होता है प्रोकैरियोट्स के लिए, सही है। तो इन तीनों को मिला के हम लोग क्या कह देते हैं, इंक्लूसिव ग्रैन्यूल्स। क्लियर है, सॉरी इंक्लूसिव बॉडी कह देते हैं, सही है। फिर आप लोग को मेसोसोम समझ में आ गया। मेसोसोम क्या है, वो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है जो रिप्रोडक्शन करने में मदद करते, डिवीजन करने में भी मदद करते, ठीक है। और भी बहुत सारे फंक्शन है मेसोसोम्स के। फिर आपको क्रोमेटोफोर्स का फंक्शन समझ में आ गया। क्रोमेटोफोर्स क्या है, दीज आर द ऐसे जगह है जहां पे क्या प्रेजेंट है, आपके रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स प्रेजेंट है, ठीक है, समझ में आ रही बात। उसके बाद क्या है, ये चीजें, ये तीन चीजें आपको समझ में आ गई। आ जाओ नेक्स्ट पे चलते हैं। आपको बस छोटी छोटी चीजें बची हुई है। एक है आपका पिलाई क्या होता है, फेम्ब्रिया क्या होता है, फ्लैजेलम क्या होता है, सिलिया क्या होता है। ये सब चीजें सिर्फ और सिर्फ लोकोमोशन में यूज करते हैं। देखो ध्यान से सुनो, मान लो ये आपका कोई बैक्टीरिया है, मान लो ये आपका कोई बैक्टीरिया है, ठीक है। अब एक बैक्टीरिया होता है, इस बैक्टीरिया पे यहाँ पे ना ऐसे छोटे छोटे स्ट्रक्चर लगे रहते हैं जो होल्ड करने में हेल्प करते हैं। इस बैक्टीरिया को कहीं पे भी होल्ड करने में हेल्प करता है। ऐसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसका एक एग्जांपल है गोनोरिया, ठीक है। गोनोरिया एक बीमारी होती है, गोनोरिया एक बीमारी होती है जिसमें एक बैक्टीरिया होता है। वो बैक्टीरिया क्या करता है पता है, वो बैक्टीरिया जाके फीमेल के वजाइना पे जाके स्टिक हो जाता है, चिपक जाता है, जिसकी वजह से उसको, फीमेल को एक बीमारी होती है गोनोरिया, एक एसटीडी बीमारी है, सही है। तो उस बीमारी में होता क्या है, ये एक बैक्टीरिया है ना, ये बैक्टीरिया जाके वहां पे चिपक जाता है विद द हेल्प ऑफ दिस स्ट्रक्चर। दिस स्ट्रक्चर आर नोन एज फिम्ब्रे, समझ रहे हो। दिस स्ट्रक्चर आर नोन एज फिम्ब्रे। फिम्ब्रे चलने के लिए, लोकोमोशन के लिए यूज नहीं होता, इट ओनली यूज टू होल्ड, समझ रहे हो। कोई भी चीजों को होल्ड करने के लिए इसके बॉडी पे से छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं फिम्ब्रे। क्लियर है, समझ में आ रही बात। अच्छा ये तुम लोग को पता है ना, ये सिर्फ एक सेल वॉल बनाई है मैंने, सॉरी सेल मेम्ब्रेन बनाई है मैंने, इसके बाहर एक सेल वॉल भी होगा, एक ग्लाइकोकैलिक्स भी होगा, वो थोड़ा बना लेना, मैंने नहीं बनाया, कोई बात नहीं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ऐसा एक बड़ा सा स्ट्रक्चर लगा हुआ रहता है, ऐसा बड़ा सा, ऐसा कुछ बैक्टीरिया पे ऐसे बड़ा सा स्ट्रक्चर लगा रहता है। ये स्ट्रक्चर क्या यूज करता है, ये स्ट्रक्चर किस लिए यूज करता है, अपने जितने भी इसके पास जो भी डीएनए मॉलिक्यूल है, ठीक है, जो भी जेनेटिक मटेरियल है, उस जेनेटिक मटेरियल को किसी दूसरे बैक्टीरिया के जेनेटिक मटेरियल में ट्रांसफर करने में ऐसे बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स लगे होते हैं, वो काम आते हैं, सही है। मान लो यहाँ पे एक दूसरा बैक्टीरिया रखा हुआ है, तो ये क्या करेगा, अपने जेनेटिक मटेरियल को इस जेनेटिक मटेरियल में डाल देगा विद द हेल्प ऑफ दिस स्ट्रक्चर।
दिस स्ट्रक्चर आर नोन एज पाइल्स। समझ रहे हो, दिस स्ट्रक्चर आर नोन एज पाइल्स। क्लियर है। इससे क्या करेगा, ये अपना जेनेटिक मटेरियल चाहे तो ये दूसरे वाले जेनेटिक मटेरियल में डाल सकता है, ठीक है, किसी दूसरे बैक्टीरिया के जेनेटिक मटेरियल में डाल सकता है। समझ रहे हो, ये इसके एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है। उसके बाद यहां पे कुछ बैक्टीरिया के पास फ्लैजेला प्रेजेंट होता है, देखा है ना। अगर मान लो यहां पे फूड मॉलिक्यूल पड़ा है तो ये उधर कैसे जाएगा, चल के जाएगा ना, कुछ तो करेगा, मूवमेंट करेगा। तो कुछ के पास फ्लैजेला प्रेजेंट होता है। फ्लैजेला यहाँ पे ऐसे बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स लगे रहते हैं, ऐसे बड़े बड़े यहाँ पे ऐसे स्ट्रक्चर्स लगे रहते हैं। दीज आर द फ्लैजेलास। समझ रहे हो, ये क्या है आपके फ्लैजेला, ठीक है। अब फ्लैजेला को अगर हम बैक्टीरिया के अंदर थोड़ा सा झांक के देखें तो इसके कुछ और स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलेंगे। देखो ये आपके वो 3 लेयर हैं, सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल और आपका ये ऊपर वाला ग्लाइकोकैलिक्स। तो इसके ऊपर सबसे पहले यहाँ पे इस अगर फ्लैजेला प्रेजेंट है तो फ्लैजेला में सबसे पहले इन लेयर में सबसे पहले हम लोग को बेजल बॉडी देखने मिलती है। क्या देखने के लिए मिलती है, बेजल बॉडी, ठीक है। समझ में आ रही बात, ठीक है। सबसे पहले क्या देखने मिलेगा, बेजल बॉडी। उसके बाद इसके ऊपर यहाँ पे ऐसे हुक देखने को मिलता है, ऐसा यहाँ पे एक ऐसा हुक जैसा स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलेगा, सही है। और इस हुक के आगे एक्चुअल में यहाँ पे आपका फ्लैजेला निकला रहता है, ऐसा। समझ रहे हो, ऐसे यहाँ पे फ्लैजेला निकला रहता है। क्लियर है, समझ में आ गई बात। और आपका लास्ट है दैट इज आपका सिलिया, ठीक है। सिलिया क्या है, सिलिया बहुत ही छोटे, बहुत ही माइन्यूट पार्टिकल ऐसे निकले यहाँ पे, बहुत ही माइन्यूट हेयर लाइक स्ट्रक्चर इसके ऊपर प्रेजेंट होते हैं, जो कि इसको लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। दीज आर द सिलिया। क्लियर है, समझ में आ गया। तो ये आपके सारे एक्सटर्नल स्ट्रक्चर जो एक प्रोकैरियोटिक सेल के बाहर प्रेजेंट हो सकते हैं, ठीक है। कौन कौन से थे आपके, एक आपके पाइल, ठीक है, जो कि क्या काम करता है बताया मैंने आप लोगों को ना, जो भी जेनेटिक मटेरियल है उसको दूसरे बैक्टीरिया में डालने का काम करता है। फिर मैंने आपको बताया एक होल्ड करने के लिए फिम्ब्रे लगा हुआ है, सही है। फिर मूवमेंट करने के लिए फ्लैजेला लगा हुआ है, और लोकोमोशन के लिए सिलिया भी कई बैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है। ये ऐसा नहीं है कि एक ही बैक्टीरिया में सब प्रेजेंट होगा, ये सब मैंने बताया वाइड रेंज ऑफ बैक्टीरिया में। कुछ के अंदर सिलिया प्रेजेंट हो सकता है, कुछ के अंदर फिम्ब्रे प्रेजेंट हो सकता है, कुछ के अंदर सिलिया आपका फ्लैजेला प्रेजेंट हो सकता है, सही है। तो अलग अलग बैक्टीरिया में ये सारी चीजें यहाँ पे प्रेजेंट हो सकती है। क्लियर है, समझ में आया। तो यहां पे हमारा पूरा का पूरा प्रोकैरियोटिक सेल खत्म हो गया है, ठीक है। प्रोकैरियोटिक सेल जो कि इस लेसन का छोटा पार्ट था वो हमारा खत्म हो गया है। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे अगले लेक्चर से यूकैरियोटिक सेल के बारे में, जो कि हमारे पास होता है, उन सेल्स के बारे में डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। जितनी चीजें आपके बुक में दी हुई है एक एक पॉइंट मैंने कवर किया हुआ है, सही है। बुक उठा के चेक कर लेना, हर एक पॉइंट आपके बुक के मैंने कवर किए हुए हैं। क्लियर है, समझ में आई बात, ठीक है। सो अगर आप लोगों को लेक्चर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक जरूर से कर देना, ठीक है। बिना लाइक किए कोई भी नहीं जाएगा, पाप लगेगा सब लोग को, ठीक है। तो लाइक कर देना, चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर देना, ठीक है। और बेल आइकन को भी ऑल पे सेट कर दो ताकि जैसे मैं अगले वीडियो अपलोड करूं आप लोग को फटाक से आपके फोन पे नोटिफिकेशन मिल जाए। क्लियर है, चलते हैं। कोई भी डाउट रहेगा तो इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्टडीइंग।